मणिपुर के हालात चिंता का विषय बने हुए हैं। मणिपुर की हिंसा को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी गलत खबरें भी आती हैं। तो ऐसे में मणिपुर की स्थिति को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। कुछ सवाल, मणिपुर में ये हालात क्यों बने, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मणिपुर के ये हालात कैसे सुधर सकते हैं, किन चीजों पर काम करने की जरूरत है और क्या काम किया जाए। कई ऐसे सवाल हैं और बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं। हाल के दिनों में काफी कुछ लिखा भी है। अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो लगातार इस मामले पर अपने विचार तो रख ही रहे हैं, साथ ही साथ गंभीरता से इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जयदीप जी, आज मणिपुर के हालात के बारे में आपसे जानना चाहूंगा और ये पर्सनली मैं भी काफी कुछ समझना चाहता हूँ मणिपुर के विषय में। सबसे पहली बात, क्या है ये मणिपुर हिंसा? मणिपुर हम कहते रहते हैं, मणिपुर के हालात क्या है? मणिपुर के हालात प्रवीण, सबसे पहली बात तो यह कि गंभीर हैं और गंभीर नहीं, अति गंभीर की श्रेणी में है। जैसे हम कहते हैं कि कितना खतरा है, कितना दिक्कत है, दिक्कत बहुत है, उसके कई कारण भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर का ये हमारा खूबसूरत पहाड़ी राज्य, सीमावर्ती राज्य भी है। विदेशी धरतियां इसको छूती हैं। केवल 28 लाख की आबादी है। 28 लाख यूँ तो हमारे कई मध्यम जो आकार के शहर हैं हिंदुस्तान के, उनकी आबादी है। ये आप इधर मेरठ, बरेली, इंदौर, भोपाल चले जाओ तो हो जाती है। इंदौर जैसे शहर की आबादी 35 लाख से ज़्यादा होगी। नोएडा की आबादी करीबन 18-20 लाख के आसपास होगी। ऐसे में 28 लाख की आबादी का एक राज्य है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन उसमें पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से मणिपुर किंगडम जो राज्य रहा है वो विलय हुआ 1949 में, जब आज़ादी के बाद, तो फिर मणिपुर राज्य बना। इस मणिपुर राज्य पर दुश्मन की भी पैनी निगाहें लगातार लगी रही। बड़ी बात है वहाँ का जो जनजातीय व्यवस्था है और जो जनांकीय वहाँ की है, जिसको डेमोग्राफी कहा जाता है। इन चीज़ों ने वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको पिछले लगभग 40-50 सालों में खास तौर पे बड़ा किया और पिछला एक दशक मणिपुर के लिए बहुत कठिन रहा है। जो लोग मणिपुर को नहीं समझते हैं उनको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि मणिपुर का जो शहरी इलाका है, खासतौर पर राजधानी इम्फाल है, वही एक बड़ा मैदानी और शहरी इलाका है जहाँ पर घनी आबादी है जी। ये घनी आबादी किसकी है? ये है मैतेई समुदाय की। वहाँ पर 3 बड़े समुदाय हैं मणिपुर में। मैतेई है, कुकी है जो दूसरा बड़ा समुदाय है, और नगा है। मैतेई जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं और उनको किसी तरह का आरक्षण या कोई वो जनजातीय जो व्यवस्था उसमें नहीं आते हैं, और ये मूलतः ज्यादातर हिंदू हैं मैतेई लोग जो हैं। कुकी लोग जो हैं वो आदिवासी माने जाते हैं, क्योंकि जंगलों में उनका निवास है, तो आदिवासियों को मिलने वाले सारे अधिकार, संरक्षण, आरक्षण उनको प्राप्त हैं। नगा भी कम है वहाँ पर, लेकिन नागालैंड में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कम है, लेकिन हैं, और वो भी जनजातीय हैं। पहाड़ का जो पूरा विस्तारित इलाका है मणिपुर का, शहर की जो जमीन है वो 15 से केवल 20% है। 80% पहाड़ और जंगल का इलाका है। उस 80% इलाके पर रहने वाले लोग कौन है? कुकी और नगा। और ये 15 से 20% जो शहरी इलाका है, इस पर रहने वाले हैं मैतेई। यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती है। घनी आबादी में सघन तरीके से बसने को मैतेई मजबूर हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। तो वो पहाड़ पे क्यों नहीं रहते हैं? वो पहाड़ पर इसलिए नहीं रहते कि वहाँ का एक कानून यहाँ के शहर के लोगों को जंगल में, पहाड़ पर जाकर जमीन खरीदने की, घर बसाने की इजाजत नहीं देता। ये कानून, ये विशेष कानून है। ये विशेष कानून है मणिपुर का। जिस तरह जम्मू कश्मीर में एक तरह कानून रहा कि कोई जमीन नहीं खरीद सकता, मूल निवासी नहीं बन सकता, केवल आप काम करने, व्यापार करने जाओ। लेकिन इसमें उसी राज्य के जमीनी या शहरी इलाकों के लोग वहां पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। हाँ, वो नहीं खरीद सकते जंगल में, और जंगल वाला लेकिन आके शहर में खरीद सकता है। आप देखिए, पहली फसाद की जड़ हमको मिली, क्योंकि ऐसा जनजातीय संरक्षण के नाम पर किया गया कि अगर जंगलों में भी शहर के लोग जाने लग गए, अपने कंक्रीट के मकान बना लिए, तो जनजातियों की लोक संस्कृति का क्या होगा? उनकी जल जंगल जमीन की लड़ाई। जल जंगल जमीन आदिवासी के लिए सबसे बड़ी हिफाजत की चीज़ है, और उसके ऊपर ही खून खराबे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे यहाँ आके ये शहर वहर की बसाहट नहीं होनी चाहिए। तो कानून बन गया। वो कानून जो बन गया, उस वजह से ये हुआ कि इधर जो आबादी बढ़ रही थी उसके लिए ज़मीन कम थी, और जहाँ ढेर सारी ज़मीन थी वहाँ जाके आप बस नहीं सकते। दूसरा, इनको कभी भी आरक्षण नहीं मिला था मैतेई को, जिसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। तो हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया
कि मैतेई समुदाय को भी एसटी मानने के लिए केंद्र से कहा जाए और उनको एसटी में शामिल किया जाए। इन चीजों से जो कुकी समुदाय था वो भड़क उठा, उनको लगा कि हम असुरक्षित हो गए हैं, मैतेई का प्रभुत्व और प्रभाव अब बढ़ेगा और हम कम रहेंगे। और जो 60 विधायक है ना मणिपुर के प्रवीण, उसमें से 40 जो हैं वो मैतेई से आते हैं, शहरी क्षेत्र से, क्योंकि सघन आबादी से तय होता है ना विधायक। तो आबादी इनकी ज्यादा है लेकिन जमीन इनके पास कम है, लेकिन प्रतिनिधित्व इनका ज्यादा है। अब आप ये सारी विसंगतियों को जोड़ते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समस्या कितनी गहरी है, गंभीर, और इसका कोई बटन दबाने वाला इलाज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये कई सालों से बड़ी होती होती यहां पहुंच गई है, जहां पर मैतेई समुदाय की अगर आबादी बढ़ रही है, प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेकिन अधिकार नहीं बढ़ रहे हैं। विधानसभा में ज्यादा लोग बैठे, इतना बड़ा जो 80% जंगल का इलाका है उसके प्रतिनिधित्व कितना है? 20%। उसके तो 20 ही हैं 60 में, इसके तो अब यहां से ये सब विसंगतियां बढ़ी। एक तो जमीन नहीं है, प्रतिनिधित्व है पर अधिकार नहीं है, उस वजह से ये लड़ाइयां बढ़ी। और जैसे ही इनको एसटी के आरक्षण देने की बात आई है तो ये पूरा कुकी समुदाय भड़क उठा और ये नगा कुकी संघर्ष इतना बड़ा स्वरूप ले चुका है कि अब कोई व्यक्ति पुलिस का नहीं है, कोई व्यक्ति अर्धसैनिक बल का नहीं है, कोई व्यक्ति बीएसएफ का नहीं है, कोई व्यक्ति सरकार का नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो या तो नगा है या कुकी है, और उससे आगे जाके वो हिंदू है या ईसाई है। ये हिंदू ईसाई की भी बहुत बड़ी लड़ाई में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वहां तब्दील हुआ है। वो ऐसा इसलिए भी हुआ है कि मूलतः जो हिंदू जनसंख्या थी वो पहले वहां पर आबादी का 64% थी, जो घटकर 41% रह गई पिछले ये 60 सालों का लेखा जोखा बता रहा हूं। और जो ईसाई आबादी थी जो 19% थी, वो वहां से बढ़कर अभी 45 से ऊपर जा चुकी है। तो आप देखिए 19 वाला 45 पे गया, 64 वाला और नीचे आ गया। तो इस वजह से वहां पर जो पूरा लैंडस्केप है, जो डेमोग्राफी है, वो चेंज हुई है। जनांकीय जो विश्लेषण वहां का करते हैं उनको इसके मूल में ये समस्या की जड़ पता लग जाती है और ये समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो जहन में आ रही वो कि एक तो आगामी चुनाव को देखते हुए या फिर इस टाइमिंग को, क्योंकि ये जो आपने बताया ये कोई नया इतिहास है नहीं, यानी ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। अभी इस हिंसा के ट्रिगर होने का, या अभी क्या आप इसी को कानून को एक वजह मानते हैं, या इस टाइमिंग को भी आप एनालाइज करना चाहेंगे कि इस वक्त क्यों हिंसा भड़की हुई है? नहीं, एक तो बड़ा जो कोर्ट का फैसला आया प्रवीण, उसके बाद ही, और बाकी हकों हुकूक की लड़ाई तो लंबी थी। मैंने कहा ना, जमीन की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई, अपनी आदिवासी, और उसके आगे एक बड़ा कारण जो बहुत ही बड़ा कारण है, और मैं ये मानता हूं कि ये जो कारण थे अन्य, इनसे निपटा जा सकता था, लेकिन ये जो कारण है, ये जो तीसरा पक्ष है, जो अभी सारे समाचार विवेचनाओं में भी आ रहा है, लेकिन एक पासिंग रिमार्क के तौर पर, 2 पंक्तियों के तौर पर, या एक और कारण के तौर पर, मुझे लगता है कि अगर हम उसको थोड़ा धुंध हटाकर थोड़ा तथ्यों की पड़ताल कर देखें तो ज़्यादा बड़ा नजर आता है। सीमावर्ती राज्य होने से वहां पर जो घुसपैठिए हैं, अवैध घुसपैठिए, शरणार्थी, जो शरणार्थी बनकर, और ये जो डेमोग्राफी, ऐसा तो नहीं हुआ कि एकदम से आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। ये बाहर से आए हुए जो लोग थे जो वहाँ बस गए, उन्होंने भी इस तब्दीली में बड़ी भूमिका निभाई है। खासतौर पर बर्मा यानी जो म्यांमार है, वहाँ की तरफ से जो लोग आए हैं, और ये मुझे लगता है कि एक बड़े विदेशी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। वो इसलिए है क्योंकि वो भारत की ज़मीन पर नज़र जमाए बैठे हैं, उन्होंने इस ज़मीन की तरफ लोगों को धकेला है, और उन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं कि वहाँ पर मैं वहाँ के कुछ आदिवासी नेताओं के और पुराने लोगों के और पुराने राजनेताओं के विचार जो है, कुछ वीडियो चैनलों पर जो स्थानीय हैं वो देख रहा था, बहुत खबरें वहाँ से नहीं, और कुछ अखबारों में उनके जो ज़मीन पर रिपोर्टर गए हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा जो रिपोर्टर ऐसे में वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि तथ्य सामने लाएं। उन्होंने मेरी आंख खोली और उन्होंने मुझे बताया दरअसल हुआ क्या। उन्होंने बताया कि ये लोगों को लग रहा है कि नगा कुकी, जो आपने कहा ना पहले से लड़ाई थी लेकिन बढ़ गई, मैं भी यही बहुत समय तक माना और यही विश्लेषण भी किया, लेकिन जब वो साक्षात्कार आप पढ़ो तो समझ में आता है कि लड़ाई कुछ थी कि भाई हमारा आदिवासी इलाका, यहाँ मत आओ, ये मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी रोटी बेटी के संबंध भी थे। व्यापार बहुत बड़ा सेतु था जिसके ऊपर चलकर ही दोनों, ऐसी दूरियां नहीं थी जैसी अब, ऐसी दूरियां कभी रूप से दिखाई दे रही। किसी ने इस शांति को खत्म करने की साजिश रची है बाकायदा। ये वहां के अगर बड़े पुराने नेता और समुदायों के प्रमुख रहे लोग मानते हैं तो मुझे लगता है भारत सरकार को, स्थानीय सरकार को सबसे पहले तो इसी मुद्दे का निराकरण करना चाहिए। स्थानीय राजनीति को आप कैसे एनालाइज करेंगे और स्थानीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ रहा है, या उसका आप क्या इन्वॉल्वमेंट देखते हैं? देखिए, स्थानीय राजनीति तो इस स्तर तक जा चुकी है कि कुकी
जो समुदाय के लोग हैं अपने ट्राइबल फोरम, कुकी ट्राइबल फोरम के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में तक चले गए याचिका लेकर, और उन्होंने कहा कि हमको संरक्षण दिया जाए भारतीय सेना का, क्योंकि उनको बीएसएफ पर और अर्धसैनिक बलों पर और वहाँ पर असम राइफल्स के जो जवान तैनात हैं उन पर भरोसा नहीं रहा। वो कहते हैं कि ये मैतेई लोगों को संरक्षण ज़्यादा दे रहे हैं और ये मैतेई लोग हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह, उन पर लोगों का भरोसा नहीं है। तो ये जो राजनीतिक हरकतें हुई है, मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को जो केंद्र में और वहाँ दोनों, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस विश्वास को कायम करें। मंत्री या मुख्यमंत्री जो होगा वो समुदाय का नहीं होगा, समुदाय के हितों का संरक्षण नहीं करेगा, वो प्रदेश के हितों का संरक्षण करेगा। वो सबका मुखिया है, सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी के लिए अभी इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि वहाँ के समुदायों को ये लगता है सचमुच भारत सरकार के जो प्रयास है उनकी कमी नहीं है। मैं मानता हूं प्रवीण की ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से ये, लेकिन भारत सरकार विश्वास कायम करने में अगर कमजोर रही है तो भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग अगर सर्वोच्च न्यायालय में, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर ये कहते हैं कि हमको भारत की सेना का संरक्षण चाहिए, हमको भारत की सेना का संरक्षण के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब कमी किस चीज की है? भरोसे की है ना। ऐसी लड़ाइयां तभी हल हो सकती जब सबसे पहले भरोसा कायम हो। कई बार लोग अपने हितों की जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं उसमें वो भड़काए जाते हैं, बरगलाए जाते हैं, और इसी वजह से भरोसा कम होता है। बरगलाए जाने को ठीक तभी किया जा सकता है जब ये भरोसा कायम हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर तुरंत दखल देने से इनकार कर दिया है और 3 जुलाई तक इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया मणिपुर में, वो ये है कि इंटरनेट सेवाएं वहाँ लगातार बंद चल रही हैं पिछले 50 दिनों से प्रवीण, और हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्र पढ़ना चाहते हैं, दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, संचार सेवाएं आवश्यक है तो कुछ जगहों पर इंटरनेट की सेवा चालू की जाए। हालांकि सरकार की तरफ से 25 जून तक इंटरनेट को बंद रखे जाने की सूचना आ चुकी है। स्थिति जमीन पर गंभीर है। गृहमंत्री अमित शाह ने दौरा किया, लगातार 3 दिन वो वहां पर रहे। उनके आह्वान के बाद भी उन्होंने कहा था, देखिए हथियार वहां पर जो लोगों के पास है उससे हिंसा बढ़ रही है, और हथियार कहां से आए? उन्होंने थानों को और अर्धसैनिक बलों के ठिकानों को लूटकर, दोनों ही समुदाय के लोगों ने आधिकारिक तौर पर 1400 और अनाधिकारिक तौर पर इससे भी ज्यादा हथियार लूट लिए हैं। 1500 से अधिक हथियार बाजार में होना, इतनी छोटी आबादी के बीच जिसकी हम बात कर रहे हैं, 28 लाख की आबादी में ऐसे, और जो आधुनिक हथियार, इंसास राइफलें हैं, AK-47 है उनके हाथ में। गृह मंत्री की अपील के बाद केवल 200-250 हथियार ही वापस जमा हुए। बड़ी संख्या में हथियार अगर लोगों के पास मौजूद हैं तो वो हिंसा में ही उपयोग किए जाएंगे, हिंसा को बढ़ावा देंगे। इन स्थितियों को तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इसका समाधान क्या है? समस्या इतनी गंभीर, इतनी विकराल है कि इस के समाधान के बारे में सभी सोच रहे होंगे कि भाई ये हालात कैसे बदलेंगे, कोई ना कोई तो नाराज होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रवीण, और इसका कोई, जैसा मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि बटन दबाकर आने वाला कोई हल इसका है नहीं। दोनों ही जनजातियों को अगर ये लगे, दोनों ही स्थानीय निवासियों को, मैतेई को और कुकी को खासतौर पर, और नगा भी उसमें शामिल है, कुकी के साथ ही पहाड़ों जंगलों में वो लोग रहते हैं, दोनों को सबसे पहले भरोसे के साथ एक टेबल पर बिठाया जाए। उनको कहा जाए कि ये जो कुछ भी नए फैसले आए हैं इनसे ना तो कुकी का नुकसान होगा, ना मैतेई का नुकसान होगा, ना मैतेई को ये महसूस करने दिया जाएगा कि बरसों से उन्हें ही दबाया जा रहा है, कम ज़मीन पर रहने को मजबूर है, उनके पास आरक्षण नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं, जबकि प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। आबादी चूंकि ज़्यादा है तो प्रतिनिधित्व उनका ज़्यादा है, तो उस आबादी, बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से भी उनको ज़मीन मिलेगी, जगह मिलेगी। और कुकी को भी ऐसा नहीं कि कम प्रतिनिधित्व है तो सारे नेता मिलकर उन्हीं को दबाने की कोशिश करेंगे। उनकी आदिवासी संस्कृति को, लोक संस्कृति को संरक्षित किया जाएगा और उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। इतनी बात है। मुझे लगता है जो मूल निवासी हैं वो तो इस बात से मान जाएंगे। पहचान घुसपैठियों की करनी होगी जो रहवासियों का चोला धर के वहां पर हैं और इस आग को ठंडा नहीं होने दे रहे हैं। मुझे लगता है प्रवीण, कहीं ना कहीं सारी शांति प्रक्रिया पर जबरदस्त चोट इसीलिए पहुंच रही है कि घुसपैठ करके आए हुए लोग, घुसपैठिए इस आग को लगातार हवा दे रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला था और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही बढ़िया तरीके से जयदीप कर्णिक जी ने ये आपके सामने रखा है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हिंसा भड़की है, क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और क्या संभावित समाधान इसके हो सकते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप इस हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं या क्या समाधान आपको दिखाई पड़ते हैं? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।